हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन, जिसमें हम आज कक्षा 10वीं गणित से संबंधित एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है समरूप त्रिभुज। जो कि ये जो वीडियो है वो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रमेय और प्रश्नों का हल कराया गया है। ठीक है, तो इसको बोर्ड के अनुरूप बनाने का हमको प्रयास किए हैं, जिसमें संक्षिप्त रूप में आप पूरे समरूप त्रिभुज के चैप्टर में जितने भी मुख्य प्रमेय और क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आने योग्य हैं, इनको हम यहाँ पर संग्रहित किए हैं। तो चलिए, जोरदार बिल्कुल वीडियो होने वाला है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए भैया, शुरू करते हैं। ये रहा, तो चलिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा इस वीडियो में, सबसे पहले वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका सबसे पहले मिलेगा थेल्स का प्रमेय। ठीक है, थेल्स का प्रमेय मिलेगा। दूसरी चीज जो मिलेगी वह समरूपता के प्रतिबंध। समरूपता के प्रतिबंध, ये एकदम शॉर्टकट में पूरी चैप्टर को हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समरूपता के क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया। ये प्रमेय के साथ एवं विलोम भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तीसरी चीजें, उसके बाद आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्न। उसके बाद आएगा पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय एवं विलोम। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। और महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस पर आधारित, इस पर और जितने भी प्रमेय सब पर आधारित। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले थेल्स का प्रमेय को देख लेते हैं, क्या कहता है थेल्स का प्रमेय। तो चलिए, सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण है प्रमेय, वो है थेल्स का प्रमेय। थेल्स या इसी को बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं थेल्स के प्रमेय को ही। समझ में आ गया? तो चलिए भैया, ये कैसे बनता है और क्या होता है। लेकिन ये इस प्रमेय की शुरुआत करने से पहले मैं दो चीजें आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो बीच में आएगा, फिर उसमें अलग से या तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर क्या चीज है जिनको ध्यान देने वाली बात है उसको मैं पहले से बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज है जो कि अधिक कोण का है, तो इसके अंदर हम लोग किसी शीर्ष से, इसके अंदर हम लोग क्या नहीं डाल सकते, लंब नहीं डाल सकते। इसके लिए अगर इसका आपको क्षेत्रफल चाहिए तो हमको किसी भुजा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाकर ही उस पर क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा, जिससे उसका क्षेत्रफल निकलेगा। पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर कोई दो बिंदु हैं, इसको मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, इसके समांतर कोई अन्य रेखा है, तो इन दो बिंदुओं से इस समांतर रेखा के किसी भी बिंदु पर आप जितना भी त्रिभुज बनाओगे, सबका क्षेत्रफल बराबर आएगा। सबका क्षेत्रफल बराबर है। जैसे ए बी है, ए और बी को मिलाए हैं, ठीक है, इससे समांतर एक रेखा हमने खींचा एल,
इस पर मैंने सी लिया और ए बी से सी बना दिया, त्रिभुज ए बी से सी बना दिया, इसका जो क्षेत्रफल आएगा बराबर होगा उसी ए बी से मैंने डी बना दिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी और डी बना दिया, वही उसी ए बी से ई ले लिया, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी और ई तीनों ही क्या रहेंगे बराबर। और भी अगर जितना भी बनाओगे ना सब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा बराबर रहेगा। ये कक्षा 9 का है, ये नियम है, क्लियर है। ये दोनों बातें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, समझ रहे बात को। लोगों को लग रहा है कि सर थेल्स प्रमेय तो पढ़ा 10वीं का 9वीं क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बचपन की क्यों बातें बता रहे हैं। भैया ये जो चीजें हैं उसमें आएगी, क्लियर है, तो इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं। चलिए अब देखते हैं यहीं पर, तो यहीं से हम कथन की शुरुआत कर लेते हैं। कथन की शुरुआत यहीं से कर लो। तो इस नियम को क्या कहते हैं मालूम है, इस नियम को मैं लिख देता हूं। ये जो नियम है कहता है किसी दो बिंदु को, किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड के एक ही ओर, ठीक है, किसी समांतर रेखा पर स्थित बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी दो बिंदु के समांतर खींची गई रेखा पर घिरे हुए क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका भी काम आएगा, क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं भैया, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। चलिए, तो थेल्स का प्रमेय का कथन क्या कहता है देख लो। सबसे पहले लिखना रहता है कथन। इसमें सबसे पहले जो भाग होता है वो एक कथन होता है, कथन के बाद दूसरा भाग होता है वो चित्र का होता है, ठीक है। तीसरा भाग होता है वो दिया गया है, ठीक। चौथा हमें क्या सिद्ध करना है, आपको बोर्ड में नंबर इसी आधार पे मिलेगा, याद रखो, ठीक है। सिद्ध करना है के बाद आपको देखना है रचना, यदि जरूरत हो तो, ठीक। उसके बाद रचना के बाद आपका आएगा उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है इसको सिद्ध करना। इन बिंदुओं पर आप कोई भी प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहला लिखते हैं कथन, कि थेल्स का प्रमेय का कथन क्या है, ठीक है। कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद बिंदु पर समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु पर समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अब इसका बनेगा एक चित्र, इसी को आप, दूसरा हमारा है चित्र, लेकिन इस चित्र को आपको साइड में बनाना है। मैं यहां पर बना दे रहा हूं, अलग से बनाऊंगा। देखो भैया, ये ध्यान से देख लो, ए बी और सी है, मैंने बी सी रेखा लिया, इसके समांतर को ही ले लिया रेखा एल, जो कि यहाँ ए बी को डी पर काटता है और बी सी को ई पर। तो ये जो दो भाग टुकड़े हुए हैं ना, इधर इस भुजा के टुकड़े हुए हैं, है ना। तो यहां पर आएगा तीसरा जो बिंदु है हमारा सिद्ध करना, इसको एक के एक नीचे लिखेंगे भैया, सिद्ध करना है।
तो क्या सिद्ध करना है, देख लो भैया, ए से बटे में डी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए सिद्ध करना है तो बाद में आएगा, दिया गया क्या है उसको लिखेंगे, दिया गया है वो कथन में ही रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए दो बातें हो गई। तो भैया ये चित्र को इधर साइड में बनाना है भैया, इधर, ये इधर आएगा आपका चित्र, यहां पर आएगा, ठीक है। आप लिखते जाओगे, मैं समझा रहा हूं इसलिए, चित्र इधर आएगा भैया, ठीक है। यहां पर रहेगा आपका चित्र, साइड में बनेगा, नीचे में नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। अब चित्र के यहां पर कथन के नीचे आ जाएगा आपका, देखते हैं नेक्स्ट आपका आएगा, वो है दिया गया है। तो आपको क्या दिया गया है भैया, यहां पर दिया गया है कि मेरा BC समांतर है किसके, एल के, और उसी एल के काटने से ही डी और नी का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया। या फिर पूरा एक एक डिटेल में लिख सकते हैं कि BC के समांतर खींची गई रेखा एल, जो कि, ठीक है, AB को D पर एवं AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से पूरा लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर है। और D समांतर है किसके, BC के। चलो मैं लिख के बता देता हूं, रेखा L BC के समांतर खींची गई है, जो कि AB को D व AC को E पर क्या करती है भैया, प्रतिच्छेद करती है, जिससे DE क्या हो गया, समांतर होगा किसके, BC के। ये आप या तो शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। दोनों का मतलब एक ही है, वो गणितीय रूप में है, ये आपका कथनीय रूप में है, ठीक है। दिया गया है के बाद आपको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना था भैया कि मान लो ये जो त्रिभुज जा रहा है ना, इसमें ABC था, जिसको एल ने समांतर खींचा हमने, जो कि डी और ई, इससे ये दो टुकड़े हुए हैं, इनका अनुपात, मतलब AB का अनुपात, सॉरी AD का अनुपात DB के साथ बराबर होगा AE का किसके साथ, EC के साथ। ये जो दो टुकड़े हुए हैं ना भैया, ये छोटे छोटे, इनका अनुपात, और उधर वो जो भुजा हुआ है AC, ये भी दो टुकड़े हुए हैं, इनका अनुपात क्या रहेगा भैया, बराबर रहेगा। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद आपको रचना की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए भैया नेक्स्ट स्टेप हमारा रचना का। रचना में हमको क्या करना है भैया, यहां पर देखो, रचना के लिए यहां पर आपको D से C को मिलाना है, ठीक है, और B से E को। ध्यान सुन लीजिए, क्या रचना में क्या होगा, D से C को तथा किससे, B को E से मिलाया, ये हो गई हमारी रचना। और एक साथ और काम करना है भैया, D से A एक लंब डाल दिया मैंने, D से A एक लंब डाल दिया, कहां पर भैया, AC पर, तथा ये लंब का चिन्ह है ये, E से G, E से G लंब डाल दिया, कहां पर, A से B पर। ये हो गई हमारी रचना भैया। यही रचना के बाद आपकी उपपत्ति का काम चालू होगा, मतलब आपको प्रूफ अब चालू करना है। चलिए तो आ जाते हैं भैया उपपत्ति में, ठीक। उपपत्ति में क्या है, कहां शुरू करना है भैया, शुरू करना है मेरे यहाँ देखो, एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है ADE, आपको मैं यहां पर चार चित्र बना रहा हूं। इस चार चित्र से सारे आपके सिकवे गिले आपके दूर हो जाएंगे, एकदम शॉर्टकट में आपको उसको अलग अलग कर लेना है भैया। ध्यान से देख लो, यहां पर कारण बताते हुए चलूंगा मैं, ठीक है। चार चित्र बना रहा हूं, यही चार चित्र आपको दिमाग में रखना है आपका, फिर उसी को गणितीय रूप में लिखते जाना है। देख लो भैया, ये एक त्रिभुज है, मेरा नाम है इसका ADE,
भैया एडी का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया वो बराबर आएगा किसके, एडीई के। अरे क्यों नहीं आएगा भैया, दोनों सेम है। तो सर एक ही चीज को दो बार क्यों लिख रहे हैं, कारण बता देंगे, चिंता मत करो, है ना, बिल्कुल अभी एकदम स्पष्ट, धीरे धीरे देखते जाओ। अब देखो भैया एक और, ये देखो इस त्रिभुज का नाम है DEB। इसका जो क्षेत्रफल है भैया वो बराबर आएगा किसके, DEC के। DEC के, कारण अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए कारण आपको समझ में आ जाएगा भैया, स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जो DEC है ना, ये आपका त्रिभुज कौन सा, DEC के बराबर होगा। जो DEB है ना, DEC के बराबर होगा, DE और C के बराबर। क्योंकि अभी अभी मैंने एक नियम बताया था, ये देखो इसका कारण देखो, इसका कारण मैं बगल में लिखता हूं, दोनों के क्षेत्रफल यहां पर लिख देता हूं, क्षेत्रफल यहां पर लिख देता हूं, क्या, क्षेत्रफल। दोनों तो सेम है इसलिए बराबर है, ये दोनों तो अलग अलग है, फिर भी क्यों इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, मैं यहां पर कारण स्पष्ट करता हूं। यहां पर आप देख रहे होगे डी और ई को, डी और ई को देखो भैया, डी और ई दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाओ, इसके समांतर, इसके समांतर देख लो, ठीक है भैया, इसके समांतर आप देख लो, ये देख लो, इसके समांतर है मेरा BC, ठीक है। तो किसी दो बिंदु से एक ही समांतर के, है ना, पर स्थित बिंदुओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी मैंने बताया। ये देखो भैया, ये और ये दोनों समांतर हैं, तो यहां से DE से, DE के द्वारा ही B बन रहा है, देख लो, और उसी DE से क्या बन रहा है भैया, C बन रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि एक ही समांतर के अंदर बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उस नियम को यहां पर आप स्पष्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने चित्र बनाया है, अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को भैया उधर अगले में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो चलिए भैया यहां पर लिखता हूं, गणितीय कथन के रूप में लिखता हूं भैया। तो चलिए यहां पर अपन लिख लेते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान से देख लो भैया यहां पर। चलिए मैं उस चित्र को फिर से यहां पर बना दिया रहता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जो मेन चित्र है हमारा, ये हमारा L है, ये A था, ये B था और ये C था। क्लियर हो गया। इसको यहां से मिलाया गया है, इसको यहां से मिलाया गया है, यहां पर से एक लंब दिया, इसको नाम है DE, यहां पर एक लंब दिया गया भैया F, और यहां से एक लंब दिया गया है G। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भैया, ध्यान से देख लो। तो भैया उत्पत्ति चालू हो चुकी है। यहां पर देखो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज किसके, ADE का, ठीक है। तो भैया त्रिभुज क्षेत्रफल ADE, चलिए दो चित्र बना लेता हूं भैया मैं, ये ADE, यहां पर एक लंब डाला भैया, देख लो ई से, इस लंब का नाम क्या है, G है। और एक उसी त्रिभुज में देखो एक और बार लंब डाला है इधर भी, ADE, यहां पर लंब डाला भैया, इसका नाम क्या है, F। देख लो ये AE पर, ये AE पर स्पष्ट दिख रहा है भैया। इसी छोटे चित्र को दो अलग अलग में बांट दे हूं, तो इसका मतलब यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आधा गुणित आधार। आधार किसको बोलते हैं, जिस पर आपका लंब डाला रहे। तो लंब किस पर डाला है भैया, AD पर, गुणित ये हमारा है GE, लंब, लंब मतलब जो 90 अंश डलता है ना वो लंब होता है, बराबर होगा भैया, देखो त्रिभुज तो ही है भैया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक। तो चलो देख लो भैया,
आधा गुणित आधार, इस बार आधार इसको लेना है ए को, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब मेरा आ जाएगा भैया डीएफ। समझ में आ गया? तो चलिए भैया इसको ले लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है, या फिर इसको ले लो समीकरण 1, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब देखो भैया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज आपका डी ए बी बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज किसके, डीईसी के। कारण यहां पर स्पष्ट करोगे, एक ही समांतर के अंदर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बराबर होता है, जो कि मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया है और इसके पहले जस्ट पहले बताया है। तो यहां पर भैया देख लो, लेकिन समस्या क्या है देख लो, इसका समस्या ये है कि मेरे पास जो त्रिभुज था भैया, जिसका नाम था डी ई और बी, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसको क्षेत्रफल जानने के लिए भैया इस भुजा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा के यहां पर लंब डला है, तो कौन सा भुजा बढ़ा है भैया, डीबी। तो ये हो जाएगा भैया आधा गुणित आधार, जिस भुजा पर लंब डलता है उसी को आधार कहते हैं। तो भैया डीबी को बढ़ाया मैंने, तो इसलिए आधार क्या हो जाएगा डीबी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा भैया, ई से मेरा इधर जी डला है लंब, तो क्या हो जाएगा ई जी बराबर होगा 1/2 गुणित, इधर के लिए आधार क्या बनाओगे भैया देख लो, इधर के लिए आधार ये मेरा डी, ये ई और ये सी। उसी प्रकार भैया आप डी को बढ़ाओगे, सॉरी ई सी को बढ़ाओगे, और इस पर लंब डला है उसका नाम है एफ, तो लंब हो जाएगा भैया आपका डी एफ, ठीक है, लंब हो जाएगा आपका डी एफ और आधार हो जाएगा मेरा ई सी। तो ई सी आधार हो गया और लंब हो गया मेरा डी एफ। इसको समीकरण क्या लेना है आपको, 2, ठीक है। तो समीकरण 1 को भाग दोगे किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि यार भैया ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो भैया समीकरण 1 को 2 से भाग दो, तो आधा गुणित एडी गुणित जीई बटे आधा गुणित डीबी गुणित ईजी बराबर होगा आधा गुणित ए गुणित डीएफ बटे में ये वाला इससे भागित होगा भैया आधा गुणित ई सी गुणित डीएफ, डीएफ से डीएफ कैंसल, आधा से आधा कैंसल, ई जी से जी कैंसल, आधा से आधा कैंसल, बच गए यहां पर एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा भैया ए ई बटे ई सी, जो कि हमको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। तो अतः लिखेंगे अपन यहां पर सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भैया ये आपका प्रमेय क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया प्रमेय इसी का विलोम, इसी का विलोम माने थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम देख लो भैया कैसे बनेगा इसका उल्टा। तो भैया इसका आपको चाहिए सबसे पहले तो कथन, क्या चाहिए भैया, कथन। कथन मतलब उसमें उस थ्योरम या उस प्रमेय में क्या बोला गया है। अब ये बोला गया है किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के, ठीक है, दो भुजाओं पर स्थित बिंदु जो के समान अनुपात में है, मिलाने पर वह
तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहां पर चित्र से स्पष्ट होगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और मैंने बिंदु लिया है डी और ई, और डी और ई इस प्रकार है कि ए से डी का अनुपात ए से डी का दिया गया है। आपको क्या दिया गया भैया? ए से डी का जो अनुपात है किसके साथ? डी से बी का बराबर है आपका ए ई के साथ अनुपात किसके साथ? ई सी के साथ। ये देखो, ये इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात, तो डी और ई को मिलाओगे तो आप तीसरी भुजा मतलब बी सी के क्या होगी? समांतर होगी। तो आपको सिद्ध करना है भैया। क्या सिद्ध करना है? देख लो, सिद्ध ये करना है कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। क्लियर हो गया? ये आपका चित्र हो गया, ठीक। तो यदि उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है भैया रचना। रचना की जरूरत होती है तभी ये वाला स्टेप लेते हैं भैया, तो बिल्कुल हमें जरूरत है। तो क्या जरूरत है भैया? रेखा एल जो कि डी से गुजरता है, ठीक है, जो कि डी से गुजरता है, तथा ए सी को ई डैश पर प्रतिच्छेद करता है, तथा बी सी समांतर है किसके? एल के। मतलब मेरे को एक ऐसा लकीर चाहिए जो डी से जा रहा है भैया, जो डी से गुजर रहा है। एक लाइन रेखा मैंने एल लिया और ये ए सी को कहां पर? ई डैश पर। ए सी को ई डैश पर क्या होता है भैया? प्रतिच्छेद करता है। ये हमने रचना में ले लिया। अब यहीं से फिर अब चालू होगा इसकी उपपत्ति। उपपत्ति मतलब इसका प्रूफ, कैसे प्रमाणित होगा ये, ठीक। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से बना लेते हैं भैया। यहां पर देखो, मैंने जो रचना लिया है उसके अनुसार मैं काम करूंगा। यहां पर मेरे पास त्रिभुज था भैया एबीसी, इस पर मैंने एक लकीर लिया एल, और एल किसके समांतर है भैया? बीसी के। तो एल किससे किससे जा रहा है यहां पर? डी और ई डैश से। डी और कहां से? ई डैश से। मतलब मेरे पास जो डी ई डैश है, डी और ई डैश समांतर हो जाएगा किसके? बीसी के, ठीक। तो भैया थेल्स का प्रमेय लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि भैया कोई त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद बिंदु पर समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही लिख रहा हूं, थेल्स के प्रमेय से डी ई डैश समांतर हो गया किसके? बीसी के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा किसके? ए ई डैश बटे क्या जी? ई डैश सी के, ठीक। परंतु हमको क्या दिया गया भैया? देख लो, यहां तक तो समझ में आ गया। इसको समीकरण क्या ले लेना आप? एक ले लेना। समीकरण क्या ले लेना? एक ले लेना। परंतु हमको पहले से दिया है भैया ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ये दिया गया हमको, तो इसको समीकरण 2 ले लो और बगल में लिख दो दिया गया है। ये हमको पहले से कथन में दिया गया भैया। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व कहां से? 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 क्या कहता है जरा देख लो। समीकरण 1 क्या था? मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये समीकरण 1 था भैया मेरे। अब देखो दोनों को, दोनों सेम है,
बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा ए डैश ई और ई डैश सी के। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, यहां पर अलग से और चित्र बना देता हूं मैं, ए बी सी। ठीक, क्लियर हो गया। यहां पर अभी ध्यान से देख लो, एल ये डी और ये ई डैश, इधर कोई ई है, समझ में आ गया। तो चलो भैया देख लो, दोनों तरफ +1 कर लो, ए ई बटे ई सी +1 कर लो भैया, ए ई डैश बटे ई डैश सी। दोनों तरफ मैंने +1 कर लिया भैया, जोड़ दिया। दोनों का लघुत्तम ले लो ई सी, तिर्यक गुणा कर लो भैया, ए ई और ई सी बराबर, दोनों का लघुत्तम आएगा आपका ई डैश सी, तिर्यक गुणा करो ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब यहां पर आप देख रहे हो भैया, चित्र में देखो जरा, ए से ई और ई से सी, जब इसको मिलाओगे तो आपको मिलेगा ए सी, बटे में क्या करोगे आप, ई सी। भैया देख लो, ए से ई डैश और ई डैश से सी मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, ए सी, बटे में कितना, ई डैश सी। दोनों के पास ए सी है, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ई सी बराबर हो जाएगा किसके, ई डैश सी के। अब यहीं पे मेन खेल है। अब मान लो मेरे पास एक लकीर है, यहां पर है सी, यहां पर ए है, यहां पर ई डैश है और यहां पर ई है। अब ये बंदा बोल रहा है भैया देखो, सी से जो मेरा ई का दूरी है, सी से ई तक का जो दूरी है भैया, और सी से ई डैश तक का दूरी है, सी से ई डैश भी उतना ही दूर पे है और सी से ई भी उतना ही दूर पे है, और ये दोनों एक ही लाइन में है भैया, एक लाइन में है, अलग अलग नहीं है, इधर उधर नहीं है। इसी रेखा में, एक ही रेखा में ई डैश और ई सी से समान दूरी पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ई एवं ई डैश दोनों एक ही बिंदु है, मतलब ई डैश और ई है ना, ई और ई डैश दोनों क्या है भैया, एक ही बिंदु है। यहां तक समझ में आ गया। हमने लिया था, क्या लिया था कि डी ई डैश है ना, डी और ई डैश भैया डबल डैश लिखा गया है, डी ई डैश समांतर है बोले थे हम, किसके, बी सी के। कहां से लिया था हमने, रचना से लिया था। अब ध्यान से सुनो यहीं पर, अब ई डैश है, जो ई डैश है मेरा वही तो ई बिंदु है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसका मतलब ई डैश के जगह आप ई लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से ये क्या हो गया भैया, सिद्ध हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो चलिए भैया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं भैया। चलिए महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या है देखते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया, चलिए देखते हैं, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं भैया, इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन का क्वेश्चन है ये, इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो देख लो भैया, आकृति में, मैं एक आकृति बना रहा हूं, देख लो आकृति में एक त्रिभुज है भैया, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक आकृति दिया गया है, यहां पर दो बिंदु दिया है, ठीक है। देख लो यहां पर ध्यान से,
ये ई दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी। ठीक, क्लियर हो गया। अब देख लो भैया ये वाला, ये मेरा डी और ये मेरा आ गया है ई है कि एफ है। एक मिनट रुक ले देते, ये भैया एफ है। बहुत बेहतरीन प्रश्न लगा हुआ है ये, आपको दिया गया भैया चित्र में। ठीक है, डी एफ मेरा समांतर है किसके, ए ई के, एवं डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ये दिया गया है चित्र में भैया, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है भैया, बी ए बटे एफ ई बराबर है किसके, बी ई बटे ई सी। ये आपको सिद्ध करना है भैया। ठीक, तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो भैया, आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। आपको भैया लाना है बी एफ, ये बी एफ, और क्या लाना है भैया, एफ ई। तो उस त्रिभुज को लेंगे भैया जिसमें बी एफ और एफ ई आया हो। तो भैया चित्र त्रिभुज यहां पर ले लो, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में दिख रहा है आपको ए बी। अलग से चित्र मैं यहां पर ले लेता हूं, देख लो, बना देता हूं। ये भैया ए बी ई, और भैया ये देख लो, ये इसका नाम है डी और इसका नाम है एफ। तो त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, क्या हमको दिया गया है, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। तो कहां से भैया, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भैया, थेल्स का प्रमेय कहता है कि ये जो दो टुकड़े हुए हैं ना, इनका अनुपात, मतलब मेरा बी से डी बटे डी से ए बराबर होगा बी से एफ और एफ से ई के। ठीक, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया। एक और त्रिभुज लेना है भैया, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज मतलब ए बी सी, ए बी और सी। ठीक, ए बी और क्या जी, सी। देख लो भैया इसको, जरा इसको देखो, ये डी है और ई है। तो आप एक बार और लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और किस में भैया, सी में। फिर वही नियम, थेल्स का प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। क्या कहता है थेल्स का प्रमेय, कब लगता है, क्योंकि मेरा डी ई समांतर भी है। पहले एक मिनट रुक जाओ, कौन क्या समांतर है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर थेल्स के प्रमेय को लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाओ। ये जो थेल्स का प्रमेय है उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए, हो जाएगा ये। चलिए डी को ऊपर ले जाते हैं। ये रहा, ठीक है, एक मिनट, इसको ले जाते हैं पूरा, ये वाला जो है ना, इसको भी ले जाते हैं ऊपर। चलिए आगे, कोई बात नहीं, प्रमेय में हम लगा लेंगे, बिंदी को लगा लेंगे, चिंता मत करिए। चलिए देख लो, ये समांतर, ये प्रमेय हो गया। ठीक है, किसके प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। चलो लिखना ही पड़ेगा लगता है। चलिए देख लो भैया, कौन किसके समांतर, देखो समांतर रहेगा तभी थेल्स का प्रमेय लगेगा। तो डी के समांतर कौन है भैया, ए सी। ये तो हमको दिया गया है, तो क्या लिखेंगे आप, थेल्स के प्रमेय से।
थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भैया, ये जो दो टुकड़े हुए हैं ना, इनका अनुपात भैया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बी से डी का अनुपात होगा भैया डी से ए के साथ, बराबर हो जाएगा भैया बी का ई के साथ अनुपात किसके साथ, ई का सी के साथ। समीकरण 2 देख लो। अब यहां पर आप समीकरण 1 व 2 को देखो। समीकरण 1 व 2 से देखो भैया, ये और ये बराबर है क्या, जरा बिल्कुल बराबर है भैया। तो उसका राइट हैंड साइड माने दाया पक्ष भी बराबर होगा। तो बी एफ का बटा होगा किसके साथ, एफ ई, बराबर हो जाएगा भैया बीई का किसके साथ, ईसी। मतलब ये दो चित्र आपका पूरा बना देंगे। और ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया भैया। क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया। क्लियर है, चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए भैया यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या दिया है जरा देख लो। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन चित्र देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन क्या बना है, चित्र कैसे बना है। चित्र में हमको दिया है एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है पी क्यू आर। देख लो, पहले चित्र को बना लेते हैं स्पष्ट तरीके से। इसका नाम है भैया पी क्यू आर। भले लगेगा बहुत लंबा, बहुत छोटा सा है। यहां पर बिंदु मिला है ओ से पी को मिलाया गया, ओ से क्यू को मिलाया गया है, ओ से आर को मिलाया गया। यहां पर भैया देख लो एक ये जिसका नाम है भैया ए बी। क्या नाम है इसका, ए और बी नाम है। ये ए है और ये बी है। फिर भैया इधर है ए से सी, ए से सी। ठीक है, अब आपको चित्र में क्या दिया गया है वो बताता हूं। चित्र में भैया ए बी समांतर है किसके, चलिए देख लो। चलिए भैया देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। ये हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। ठीक है, कि हमको चित्र में दिया गया है ए बी समांतर है भैया, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। तथा ए सी समांतर है किसके, पी आर के। बात समझ में आ गई। ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भैया। क्या सिद्ध करना है कि मेरा बी सी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ये मुझे क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, देख लो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। इसका ये सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है भैया त्रिभुज पीओ क्यू में मैं जो चित्र ले रहा हूं भैया, यहां पर अलग से बना रहा हूं चित्र, देख लो। ये है मेरा पी ओ और ये क्यू। यहां पर भैया देख लो, इसका नाम है ए और बी। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, ए बी समांतर है किसके, ए बी किसके समांतर है भैया, ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देख लो, जब भी समांतर होता है तो ये दो टुकड़े में बढ़ते हैं ना, उनका अनुपात, मतलब ओ से ए का अनुपात ए से पी के साथ बराबर होगा ओ से बी के साथ और बी से क्यू के साथ। इसको ले लेना समीकरण 1। क्लियर हो गया, समीकरण कितना जी, 1। क्लियर हो गया। एक और त्रिभुज लेना है जिसका नाम है पीओ आर। तो त्रिभुज पीओ आर में, त्रिभुज पीओ आर में देख लो भैया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये P है, ये O है और ये R है। केवल चित्र का ही खेल है।
यहां पर देख लो भैया ए है और सी है, तो क्या है भैया ए सी समांतर है किसके, पी आर के, ये दिया गया है। ये मैंने यहां पर क्या लगा लिया, थेल्स के प्रमेय से लिख देना यहां पर। तो यहां पर लिख दो भैया थेल्स का प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भैया कि जो टुकड़े हुए हैं उनका अनुपात भैया बराबर होगा, मतलब ओ से ए बटे ए से पी बराबर होगा ओ से सी के और सी से आर के। इसको लेना है समीकरण 2। तो आप यहां पर देख लो भैया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को अगर ध्यान दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला देखो इसका बराबर दिख रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों लेफ्ट वाला बराबर दिख रहा है मेरे भाई। तो इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब आएगा ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर के। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप एक और नियम पढ़ोगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप भैया देखना है आपको त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज कौन सा भैया, ओ क्यू आर में देख लो, ओ क्यू आर में यहां पर बिंदु है मेरा बी और यहां पर बिंदु है मेरा सी। ठीक है, क्या दिया मेरे को, क्या मिल गया, ओ से बी और ओ बी से क्यू, ओ से बी और बी से क्यू बराबर है ओ से सी और सी से आर, ओ से सी और सी से आर। ये हमने क्या किया, अभी अभी सिद्ध किया है। ये कहां से आया भैया, ये सिद्ध किया है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के क्या जैसे, विलोम से। क्या विलोम क्या कहता है कि यदि दोनों का अनुपात पहले से बराबर है, अनुपात अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। इसका मतलब मेरा बीसी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, क्या कहता है नियम कि यदि, क्या कहता है नियम भैया कि यदि मेरा अनुपात बराबर है, पहले क्या बोलता है थेल्स प्रमेय, समांतर है। थेल्स क्या बोलता है भैया, थेल्स थेल्स बोलता है भैया कि अगर समांतर लोगे तो अनुपात बराबर। विलोम क्या कहता है भैया, थेल्स का विलोम क्या कहता है, अगर अनुपात क्या हो जाए, बराबर रहे, तो क्या मिलेगा आपको, समांतर। यही तो बस खेल है भैया। ठीक, तो ये थेल्स प्रमेय से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे। क्लियर हो गया। तो चलिए भैया इसके आगे जरा हमको क्या देखना है, इसके आगे देखना है भैया कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। ठीक है, तो चलिए भैया यहां पर हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, त्रिभुज के समरूपता एवं प्रतिबंध। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, पहला यदि उनके भुजाओं अर्थात संगत का अनुपात बराबर हो। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा दूसरा, यदि उनके संगत कोण का मान बराबर हो, माने दो त्रिभुज, जैसे मान लिया मैंने ए बी सी ले लिया और एक ले लिया पी क्यू आर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे मतलब नहीं है।
यदि ए बी का अनुपात पी क्यू से, ये पहले वाली बात बता रहा हूं ना, ध्यान सुन लो। पहला ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बी सी का बटा क्यू आर के साथ, और ए सी का पी आर के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, बराबर अनुपात हुआ तो समरूप होंगे। तब क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। दूसरा कहता है भैया यदि कोण, जैसे यहां पर ए, कोण ए बराबर हो जाए पी के, कोण बी बराबर हो जाए क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाए आर के, तब भी क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा भी हो सकता है ना, विलोम। विलोम, विलोम क्या कहता है भैया, देख लो। यदि त्रिभुज समरूप हैं, मतलब पहले से बता दिया भैया समरूप हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा चीज, संगत कोण का मान बराबर होगा। ये दोनों चीज याद रखो, ये संगत लिखना है। ठीक, मतलब अगर समरूप है, पहले बोल दिया है, मतलब आप भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हो, कोण को बराबर ले सकते हो। ठीक, साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ और भी कुछ उप प्रमेय बनते हैं। ठीक है, तो प्रमेय, इससे संबंधित प्रमेय, प्रमेय क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात बराबर है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे एवं उनके संगत कोण बराबर होंगे। एक नियम, एक और प्रमेय है भैया, जो कहता है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, तो वे समरूप होंगे एवं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तीसरा प्रमेय कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो एवं उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये नियम है भैया, प्रमेय है। मतलब कहने का मतलब मैं यहां पर चित्र में समझा देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ए बी और सी है, ए और एक और है मेरा पी क्यू आर, पी क्यू आर। मान लेते हैं ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और ए सी का अनुपात पी आर के साथ बराबर है, और इनके बीच का कोण यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे भैया। ये समरूप का चिन्ह है भैया, ये लहराता हुआ,
मतलब आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज किसके, PQR के। बात समझ में आ गया। तो ये 3 ऐसी परिस्थितियां हैं भैया जिसमें ये प्रमेय आपके महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इस प्रमेय के लिए ये प्रमेय का उपयोग हम करेंगे भैया। ठीक है, क्या बनाने में, तो चलिए एक और प्रमेय देखते हैं जिसको हम सिद्ध करके बताएंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से वो अति महत्वपूर्ण है भैया। चलिए देखते हैं, तो वो प्रमेय क्या है जरा देख लो। चलिए, प्रमेय कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने दूसरा टॉपिक बताया था भैया। ठीक है, प्रमेय का नाम है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय। अब ये क्या कहता है भैया, देखो प्रमेय है उसको सिद्ध करना रहेगा, ये आता है महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न बना के पूछ देता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, प्रश्न के रूप में दे देगा इसी को। तो चलिए भैया इसमें भी कुछ कथन आएगा, तो चलिए भैया कथन देख लेते हैं। कथन क्या कहता है भैया देख लो। कथन कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं याद रखो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपका कथन है भैया। कथन को देख लीजिए, स्पष्ट तरीके से समझा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, मतलब आपको पहले से दिया गया है। क्या दिया गया है कि मान लेते हैं मेरे पास दो त्रिभुज है भैया, इसको ले लेते हैं ABC और एक को ले लेते हैं भैया PQR। दोनों ही समरूप हैं, तो यहां पर दे दिया गया भैया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। तो भैया जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप दे दिया गया है, मतलब उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, साथ ही साथ उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। मतलब आप चाहो तो गणितीय रूप में लिख सकते हो कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के, बराबर होगा भैया AC बटे PR के। साथ ही एवं कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये आप बता सकते हो। ये आपको दे दिया गया है, सब दिया गया है, समरूप दिया है, मतलब ये दोनों चीजें आपको दे दी गई है। क्लियर हो गया बात भैया। अब यहां पर आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है, माने क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, इनके संगत भुजाओं के, ठीक है यहां पर लिखना भूल गए, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। संगत भुजा मतलब AB का PQ के साथ, AB बटे PQ, और उसका क्या लेना है भैया, वर्ग। उसी प्रकार BC का अनुपात लेना है किसके साथ, QR, और उसका क्या लेना है, वर्ग। AC का अनुपात लेना है भैया PR के साथ, और उसका क्या लेना है, वर्ग। ये आपको जो क्षेत्रफल का अनुपात है भैया, भुजा के अनुपात है, उसके वर्ग के क्या होगा भैया, बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है।
तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको रचना। रचना भैया क्षेत्रफल की बात आती है तो लंब की जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहां पर मैंने एक लंब डाल दिया m, मतलब a से m मैंने एक लंब डाल दिया कहां पर, BC पर। एवं ठीक उसी प्रकार P से मैंने एक n लंब डाल दिया भैया QR पर। P से n लंब डाल दिया कहां पर, QR पर। क्योंकि भैया त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात आएगी तो लंब होना तो आवश्यक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए अब चालू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति मतलब आप प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया भैया, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनेंगे जरा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एक चीज और बताना भूल गया, उसको स्पष्ट कर देता हूं भैया। एक प्रमेय और है जिसको उप प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उप प्रमेय। उप प्रमेय कहता है यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होंगे। मात्र तीन कोण की जरूरत नहीं है भैया, मतलब ये इसी का उपप्रमेय है, यही छह, यही ये देखो संगत कोण बराबर वाला है ना, इसी का उपप्रमेय है ये, इसलिए उसको नहीं लिखा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जरूरत पड़ा तो लिख दिया। चलिए भैया आप ध्यान से देखना, यहां पर ये तो 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया। ठीक, तो आपको लेना है भैया त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक, मैं चित्र यहां पर बना लेता हूं भैया, देख लो अलग से। इसका नाम है ए बी एम और एक का नाम है भैया पी क्यू और एन। क्लियर है, कोण बी किसके बराबर है भैया, क्यू के बराबर है। ये आपको दिया गया है। ठीक, और देखो ए एम बी, त्रिभुज ए, कोण ए एम बी बराबर है त्रिकोण पी एन क्यू के, क्योंकि दोनों का मान क्या है जी, 90 अंश है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, ए एम लंब है मेरा बीसी पर एवं पी एन मेरा लंब है भैया क्यू आर पर। अब इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला भैया, इससे ये पता चला कि कोण कोण समरूपता से, जब दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो चलिए भैया इन चित्रों को हम वहां पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक मिनट। चलिए इनको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इधर। चलिए ले आए, हमने वहीं पर ले आए। तो चलिए देखते हैं यहां पर। ठीक, चलिए भैया वही से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू और एन के। देख लो, देख लो भैया, ये देखो भैया कोण बराबर है, ये दिया गया था पहले से, ये दोनों 90 अंश हो गए। तो हमारा नियम क्या कहता है,
नियम ये कहता है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं भैया, समरूप हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए, तो यहां से अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए भैया। समरूप हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम या ए एम। देख लो भैया, ये पहला दूसरा का साथ, ये ए एम का पी क्यू के साथ, पी एन के साथ, और एक और है भैया बी एम का, ये बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। क्लियर हो गया। अब देखो भैया जरा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल। देख लो भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, जो सिद्ध करना है भैया। देख लो, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भैया, आधा गुणित आधार। आधार क्या हो गया मेरा, बीसी। ऊंचाई क्या हो जाएगा भैया, लंब कौन डाला है, ए एम बटे में आधा गुणित आधार कौन है भैया मेरा, क्यू आर। ऊंचाई कौन है भैया, पी एन। आधा से आधा कट जाएगा। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बीसी बटे क्यू आर गुणित ए एम बटे पी एन। इसको इसके साथ गुणा कर दिया, इसको इसके साथ, और पूरे गुणा कर दिया, है ना। लेकिन हमें तो मालूम क्या है, हमें ये मालूम है भैया कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, है ना, और ए सी बटे पी आर, ये हमको दिया गया है शुरू में ही। साथ ही साथ यहां पर देख लो, इसको देखो भैया जरा, क्या सिद्ध हुआ है, यहां से देख लो, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए एम बटे पी एन के, है कि नहीं। यहां से देख लो, तो भैया देख लो, यहां पर मैं बी सी बटे क्यू आर, इसके जगह क्या ए बी बटे कितना लिख सकता हूं, पी क्यू लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। ये बदल गया, और इसके जगह क्या लिख सकता हूं भैया, देख लो फिर से वही, ए बी बटे क्या लिख सकता हूं, पी क्यू। तो भैया ए बी बटे पी क्यू कितने बार गुणा आ गया, दो बार आ गया। तो जब भी कोई चीज को दो बार लिखते हैं गुणा में, वो उसका वर्ग आ जाता है। इसी प्रकार मेरा ए बी बटे पी क्यू, इसका भी क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। अब ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, देख लो, बी सी बटे क्यू आर, तो उसमें भी क्या लग जाएगा, वर्ग। और बी सी बटे क्यू आर किसके इक्वल है, ए सी बटे पी आर, और उसमें भी क्या लग जाएगा, वर्ग। और ये जो निकला है वो क्या है भैया, क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी का, और क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का। और यही हमको क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। तो करना कुछ नहीं है, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं पहले इनको समरूप करोगे। पहले इनको क्या करोगे, समरूप। समरूप करने से क्या होगा, यहां पर जो उनका शीर्ष लंब है या लंब जो भी समझ लो, उनका अनुपात किसके साथ आ जाएगा, भुजाओं के साथ। फिर उसको बदल देना और हमारा प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा भैया। केवल स्टेप, दो स्टेप में खत्म है ये, ठीक है। तो अगले वाले में हम पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।